Good morning, student. Today we study about the energy requirement and energy. This is the unit third. Yesterday we have finished already unit second. Now we have studied about the energy and its introduction, unit of energy value of food, and Indian reference men and women. Energy requirement for different categories of people, factors affecting an energy requirement, specific group, measurement of energy, basal metabolism, obesity, and also over. So यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ते हैं एनर्जी का. एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क. एनर्जी क्या है? एनर्जी हमारे वर्क करने की कैपेसिटी और क्षमता को दिखाता है. ठीक है. एनर्जी हमको मिलती कहाँ से है? फूड से मिलती है. ठीक है. तो फूड क्या हो गया? हमारी बॉडी का फ्यूल हो गया. राइट. तो यहाँ पे फूड सप्लाई एनर्जी टू द बॉडी. ठीक है. एज एन फ्यूल पार्ट. This energy is used to building a new tissue, repair or wear and tear, regulation of the body function. ये जो एनर्जी है ये हमारी बॉडी को क्या करती है? नए टिश्यू जनरेट करने को बोलती है. अगर कुछ चीज दिक्कत कर रहा है, जैसे कि हमारी चोट लग जाती है तो वहाँ पे हमारा अपने आप हीलिंग हो जाता है ना, तो दैट इज कॉल्ड रिपेयर. वियर और टीयर में, वियर और टीयर मतलब कि जब वहाँ पे कहीं से कट लग जाता है या वहाँ पे कुछ हो जाता है, उस कंडीशन में हमारी ये जो एनर्जी है बॉडी की, ये क्या करती है? रेगुलेशन करती है बॉडी के फंक्शंस को. दैट इज these functions are used to heal the process. That is wear and tear. Okay. So यहाँ पे the energy yielding food are, कौन कौन से फूड है जो एनर्जी yielding है? That is fat, carbohydrate, protein. When a person get energy below standard reference to this lead to the reduce of ability to do work. पर्सन को एनर्जी कब चाहिए? स्टैंडर्ड रेफरेंस के लिए. एबिलिटी टू डू वर्क, रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड ग्रोथ स्लो इन चिल्ड्रन. अगर अगर किसी पर्सन की एनर्जी जो काम है बहुत धीमे धीमे हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है, तो समझ जाओ कि उसकी बॉडी में या तो इन्फेक्शन के चांसेस है या फिर उसकी जो बॉडी है, मतलब जो बच्चा है वो ठीक तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहा है, जल्दी थकना, ये सब सारी चीज़ें. बच्चे क्योंकि बहुत एनर्जेटिक होते हैं बचपन में, तो अगर वो नहीं कर पा रहे ये सब चीज़ें, तो उनकी बॉडी को एनर्जी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. उनका खान पान पोषण अच्छा नहीं जा रहा है. ओके. सो दिस इज द यूज ऑफ एनर्जी. यूनिट में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे हम एनर्जीज को? दैट इज किलो कैलोरीज एज पर grams. Okay. 1 kg of kilogram is calculated in the kilocalorie. How many the body intake, तो हम उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? 1 kilocalories is 484 joules and 4.184 kilojoules. तो यहाँ पे 239 किलो कैलोरीज को 1 मेगा जूल्स में कैलकुलेट किया जाता है. ठीक है. So every energy value of food is 1 gram of protein is equals to 4 kilocalories in 17 kilojoules, and 1 gram of fat is equals to 9 gram of kilocalories in 37 kilojoules, and 1 gram of carbohydrates is in equals to 4 kilocalories in 17 kilojoules. About 60 to 65% of total energy required should be from a carbohydrate, 20 to 30% from fat, and 15% of protein. So यहाँ पे इस तरीके से इसको गिना जाता है. मैन और वुमेन में रेफरेंस है 55 to 45 में कितने एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उस तरीके से बताया गया है. तो यहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल, यहाँ पे अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से एनर्जी चाहिए होती है.
Men consume more or female consume more, men consume less or female consume less. वर्क बेस्ड डिपेंड होता है एनर्जी का इंटेक करना, सबका मेटाबॉलिज्म अलग होता है, सबकी डेली एक्टिविटी अलग होती है, सबका ऑक्यूपेशन अलग होता है, कोई फील्ड में काम करता है, कोई ऑफिस वर्क करता है, तो उसके हिसाब से एनर्जी की रिक्वायरमेंट और नीड होती है हमारी बॉडी को। मेटाबॉलिज्म अगर फास्ट है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, मेटाबॉलिज्म अगर स्लो है तो एनर्जी यूज ही नहीं हो पा रही है। ठीक है, इसके कारण ओबेसिटी बढ़ती है। ठीक है, सो यहाँ पे हम पढ़ते हैं इसके बारे में, एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल। द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल माइट बी डिफाइंड एज द लेवल ऑफ एनर्जी इनटेक इन रिलेशन to expenditure which is least likely to result in obesity or heart disease, or which is most likely to prolong active life. Broadly, total energy requirement in the individual is made up of three components. First is basal metabolism, second is daily activity or required for expenditure, मतलब occupational work regarding। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हर एक इंडिविजुअल को अपनी अपनी एक्सपेंडिचर के हिसाब से एनर्जी चाहिए होती है। किसी को प्रोलॉन्ग एक्टिव लाइफ होती है, किसी की शॉर्ट एक्टिव लाइफ होती है, मतलब ज्यादा काम नहीं रहता है ना, इस तरीके से। तो इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला तो है बेसल मेटाबॉलिज्म, मतलब इट्स डिपेंड ऑन द मेटाबॉलिक रेट, कितना मेटाबोलाइज हो रहा है, कितनी मेटाबॉलिज्म उसका अच्छा है, फास्ट है तो ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, नहीं है तो फिर बॉडी वेट जो है एडल्ट का उसी हिसाब से देखा जाता है। फिर आता है एनर्जी की रिक्वायरमेंट डेली एक्टिविटी की बेसिस पे, वॉकिंग, सिटिंग, ड्रेसिंग, क्लाइंबिंग। अगर किसी का काम है पहाड़ चढ़ना तो उसको एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, किसी का काम में बैठे रहना तो उसको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वॉक कर रहा है तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी, वो डिपेंड करता है कि वो कितना वॉक कर रहा है। राइट, वॉकिंग है, जैसे फील्ड वर्क वगैरह भी है तो उसको वॉक करना पड़ रहा है तो उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, है ना। फिर एक्सपेंडिचर के हिसाब से बात करें तो ऑक्यूपेशनल वर्क डिपेंड करता है हमारे टू कंपोनेंट ऑफ, मतलब दो तरीके के काम से, हैवी वर्क, लाइट वर्क और मॉडरेट वर्क। लाइट वर्क वो हो गया जो हम ऑफिस में बैठे रहते हैं, मॉडरेट वर्क वो हो गया जो हम ऑफिस में बैठ के भी इधर 1 किलोमीटर से दूसरे किलोमीटर तक हमारा ऑफिस फैला है तो अगर हमको जाना है तो उसमें हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और हैवी वर्क वो हो गया जो लेबर्स करते हैं, राइट, दैट इज फील्ड वर्क, तो उसमें हमारी एनर्जी की नीड ज्यादा होगी। ठीक है, इस तरीके से एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, मैं 2 मिनट रुकती हूँ, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं।
सो यहाँ पे हम फैक्टर्स अफेक्टिंग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट वेराइज फ्रॉम द one person to another depending upon the certain factor. These factors are age, sex, working condition, body consumption, physical activity, and physiological states, etc. All these factors should be kept in mind while calculating and calories requirement. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट कैसे पर्सन से अनदर पर्सन तक डिपेंड हो रही है। यहाँ पे एज ग्रुप, सेक्स, वर्किंग कंडीशन पे भी डिपेंड है, बॉडी कंजप्शन पे भी डिपेंड है, एक्टिविटीज। तो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल स्टेट कैसी है? फिजियोलॉजिकल स्टेट, ऑल दीज फैक्टर्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल कैलकुलेटिंग कैलोरीज रिक्वायरमेंट, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। देखो एज पर कैसे अफेक्ट करेगा कैलोरीज कि भाई जैसे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को कैसे रहेगा, छोटे बच्चों को क्या रहेगा कि भाई छोटे छोटे बच्चों को एनर्जी की रिक्वायरमेंट ये रहेगी कि उनको प्लेफुल होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो ग्राउंड वगैरह में खेलते रहते हैं, तो खेलने की वजह से उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। फिर आता है सेक्स, तो सेक्स के अकॉर्डिंग क्या रहेगा कि वहाँ पे मेल और फीमेल को डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज चाहिए होगी। सो यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग के बारे में बात कर रहे थे हम। बॉडी कंपोजिशन, फिजिकल एक्टिविटी एंड फिजियोलॉजिकल स्टेट में हम ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे, कैलोरीज कैलकुलेट होगी, ठीक है। देन फिर IM देखिए यहाँ पे बताया गया है रेफरेंस टू 55 kg ऑफ मैन का वर्क और उसकी कैलोरी के बारे में बताया गया है। 45 kg की फीमेल है, उसके वर्क और उसकी कैलोरीज के बारे में, इसी तरह इन्फेंट और चिल्ड्रन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि रेफरेंस मैन 55 kg ऑफ man is having, if he is having sedimentary work, then 2400 calories he intake, and moderate में 2800 kilocalories he intake, and heavy work में 3900 calorie he intake. Then similarly 45 kg of sedimentary work is 1900 calories, moderate work is 2200, and heavy work is 3000. So pregnancy is 300 and lactation is 550, and the 400 calories has to be taken infant lactation में, ठीक है। तो इसी तरीके से देखो यहाँ पे चिल्ड्रंस का भी बताया गया है। तो if children is become elder one, then it will intake by as per the requirement, energy requirement, okay। तो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रुप्स के बारे में बात की गई है। क्या बात की गई है कि प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में और चिल्ड्रंस में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर प्लस 300 कैलोरीज, मतलब यहाँ पे वुमेन को कितना चाहिए 3000 प्लस 300 ऐड ऑन कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि ड्यूरिंग द डिलीवरी इतनी नीड होती है। फिर आता है लैक्टेशन ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ में उसको 550 कैलोरीज चाहिए, ड्यूरिंग नेक्स्ट 6 मंथ उसको 400 किलो कैलोरीज चाहिए। एक्स्ट्रा एनर्जी विल बी नीडेड एज इसके साथ और ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि सिक्रीशन ऑफ मिल्क उसको करना पड़ता है, तो 6 महीने तक उसको इतनी एनर्जीज की नीड होगी। फिर आता है चिल्ड्रन, बिकॉज ऑफ रैपिड ग्रोथ यंग चिल्ड्रन रिक्वायर्ड proportionately more energy per kg of body weight than adult। यहाँ पे
Children above 13 years much energy as adult, और प्यूबर्टी में चेंजेस होते हैं, रैपिड ग्रोथ होता है, तो वहाँ पे चिल्ड्रंस को मेटाबॉलिक रेट उसका उनका कैसा होना चाहिए, उस हिसाब से उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। फिर आता है एजेड पीपल। एजेड पीपल को इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती है बिकॉज ऑफ देयर स्लोअर मेटाबॉलिक रेट की वजह से उनको इतनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इस हिसाब से उनको ज़्यादा एनर्जी की नीड नहीं होती है, तो भी इतनी एनर्जी उनके लिए काफ़ी है, उनके बीएमआर के अकॉर्डिंग उनको जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो सफिशेंट है। Next is measurement of energy. The energy content of a various food can be measured in two ways: by calorimetry or proximate composition. So यहाँ पे the energy value of food is usually determined using the instrument called bomb calorimeter. It consists of heavy steel bomb with a cover of held tightly and weight amount of food sample and placed inside in the calorimeter in cubicle. कैलोरीमीटर क्यूबिकल में कैलकुलेट किया जाता है। इसमें क्या होता है कि ना जो एक तरह का खास इंस्ट्रूमेंट है कैलोरीज को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। कैलोरीज को कैलकुलेट करने के लिए एक टाइप का हैवी स्टील का मेटल होता है जिसके अंदर हम क्या रखते हैं, हमारा फूड सैम्पल फूड रखते हैं। सैम्पल फूड को रखने के बाद उसके आजू बाजू की जो वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। एब्जॉर्ब होने के बाद जो इलेक्ट्रिकली इग्निटेड एनर्जी रिलीज होती है जो कि उस सैम्पल पर पड़ती है, एंड देन the water will be absorbed, and then the energy, the amount of leftover calories will be calculated as is known as calorie, ठीक है। The energy value of food is calculated by measuring rise in temperature. Water based is defined as in term calorie, ठीक है। इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। फिजियोलॉजिकल एनर्जी रिक्वायर्ड बाय यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, fats and protein of the body, certain percentage of these nutrition lost in digestion। देखो हमारी बॉडी में ना क्या है, हर एक चीज का ना हर एक सॉरी आवाज ठीक से नहीं आ रही होगी, हमारी बॉडी में हर एक चीज का ना एक पैटर्न है, ठीक है। हर एक चीज का यूटिलाइजेशन फॉर्म है। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो पूरा कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब नहीं होगा, जितना हमारी बॉडी को चाहिए उतना ही यूटिलाइज होके एक्स्ट्रा जो है एक्सेस जो है वो क्या हो जाता है, आउट हो जाता है बॉडी से, ठीक है। और जो प्रोटीन भी है वो भी हम खाते हैं, तो अगर ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं तो वो हमारी बॉडी से आउट हो जाना है यूरिन के फॉर्म में एज एन यूरिया, ठीक है। फिर उसके बाद इन सम मतलब ये सारी प्रोसेस जो भी हो रही है ना, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, इसको भी हम किससे गिनेंगे, हमारे इसको भी हम कैसे गिनेंगे, मेटाबॉलिज्म ऑफ डाइजेशन लूजेस, ये सारी चीजें, ये जो मेटाबॉलिक रेट जो हो रहा है, ये जो घुलना मिलना जो हो रहा है, इसको भी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी तरीके से इसी ही फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे एनर्जी के फॉर्म में ही कैलकुलेट होगी। फिर आता है अप्रॉक्सीमेट कंपोजिशन, जिसमें कि सिंपलर फास्टर डिटरमाइन फूड कंटेंट को कैलकुलेट किया जाता है। एक बार this is a simpler, faster way of determining calorie content of food. Approximately carbohydrate, fat, and protein content of food. 1 minute.
से आप ओके ओहो पॉज नहीं हो रहा ओके सॉरी टू इंटरप्ट है ना सॉरी फॉर द इंटरप्शन आगे हम कंटिन्यू करते हैं by approximate composition this is a simpler faster determine the calorie content of food the approximate carbohydrate fat protein content food give the food composition table multiplied by their well, fuel factor देखो approximate composition क्या होता है हमारे फूड फैक्टर को मल्टीप्लाई करता है कैसे अगर हम बैलेंस्ड फूड बैलेंस्ड मील ले रहे हैं तो हर एक फूड का अपनी अपनी किलो कैलोरीज है और अपने अपने फॉर्म में एनर्जीज प्रोवाइड करता है राइट फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव डोसा इन अ ब्रेकफास्ट it is in lots of fiber and carbohydrate ओके सो इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है इसमें और इसमें क्या है फाइबर भी है तो ये दोनों चीज हमको क्या दे रही है अब डोसा की अपनी एनर्जी है ना वो उसके कैलोरीज के हिसाब से देगा इसी तरीके से जितना खाना हम ईट करते हैं और मिक्सअप करके खाते हैं वो हमारे डाइजेशन को करता है मेटाबॉलिज्म में एब्जॉर्ब होता है और हमारे मतलब जो भी चीजें हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स उस पर अफेक्ट करते हैं और वो एब्जॉर्प्शन में भी वो एनर्जी कंज्यूम होती है जो भी हम खा रहे हैं कंज्यूम कर रहे हैं वो मल्टीपल फ्यूल में यूज होता है जैसे मेटाबॉलिज्म करने में हमारी ग्रोथ और टिश्यू रिपेयर कराने में डाइजेशन में एब्जॉर्प्शन में है ना और हमारे सांस लेने में ये सारी चीजों में क्या यूज होता है ये कंपोजिशन यूज होता है जिसको हम प्रॉक्सिमेट कंपोजिशन भी कहते हैं ठीक है सो नेक्स्ट इज ये देखो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एनर्जी कितने हैं 4.15 फिजियोलॉजिकल एनर्जी कितनी यूज हो रही है 4% यूज हो जाती है ठीक है प्रोटीन अगर हमने खाया है तो 5.65 यूज हो रही है और फिर इसमें 4% जो कैलोरीज है वो क्या हो रही है फिजियोलॉजिकल कंजप्शन में यूज हो जा रही है फैट भी इसी तरीके से 9% यूज हो जा रहा है ना तो इस तरीके से ये था नेक्स्ट इज अब हम कल पढ़ेंगे बेसल मेटाबॉलिक रेट के बारे में दैट्स इट फॉर टुडे थैंक यू क्लास थैंक यू